Calculate the mole percentage of Cl2. Calculate the mole percentage of Cl2. Calculate the mole percentage of Cl2 for the following reaction. रिएक्शन नोट कर लो. PCl3 डिसोसिएट करके PCl5 डिसोसिएट करके PCl3 और Cl2 बना रहा. PCl5 डिसोसिएट होकर के PCl3 प्लस Cl2 बना रहा और Kp और टोटल प्रेशर का वैल्यू साइड में दिया हुआ है. इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं. इसको नोट मत, मतलब सॉल्व मत करिएगा. Kp का वैल्यू 0.25 atm और टोटल प्रेशर है 2 atm. PCl5 डिसोसिएट करके PCl3 एंड Cl2 बना रहा. टोटल प्रेशर का वैल्यू दे रखा है और Kp दे रखा है 0.25 और टोटल प्रेशर का वैल्यू दे रखा है 2 atm. ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना इस चीज में. कहीं पे भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली दिया है क्या? कहीं भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली नहीं दिया है. इसको समझ लेना थोड़ा. जब भी कभी इक्विलिब्रियम का सवाल आएगा, परसेंटेज के टर्म में बोला या प्रेशर के टर्म में बोला या वॉल्यूम के टर्म में बोला, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखा, तब उस केस में आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान के चल सकते हैं. और हमेशा ट्राई करना रिएक्टेंट का 1 मोल मान लेना. सो T इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट 1 मोल है और हम लोग 1 मोल में, जैसे अभी तक हम लोग ये लिखते आ रहे थे कि x पार्ट खत्म होगा, बच जाएगा 1 माइनस एक्स. लेकिन अगर 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो x ना लिख करके हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं अल्फा. मतलब सेम ही चीज है, लेकिन हम लोग यहाँ पे वर्ड x ना यूज करके इसके जगह पे हम लोग अल्फा यूज करना शुरू करेंगे. तो पहले एक चीज बताओ, अगर यहाँ से x पार्ट खत्म होता तो ये कितना बनता? ये कितना बनता? पक्का? तो अगर हम लोग बोल रहे नहीं, x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग अल्फा के टर्म में बात करेंगे. तो 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा खत्म होगा, ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब हम लोग चाहे तो अपने Kp का एक्सप्रेशन लिख के देखते हैं. Kp का एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से? Kp का एक्सप्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स वाला शॉर्टकट बताओ. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 पर पावर 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 पर पावर 1 डिवाइड बाई number of moles of PCl5 per power 1 into P total upon N total per power delta n. डेल्टा n कितना है इक्वेशन में? 1. P total कितना है इक्वेशन में? तो N total कितना आएगा? ओके पी है. N total कितना लिख सकते हैं? सो N total ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5. PCl3 कितना है? x, या सॉरी अल्फा लिख लेते हैं. Cl2 कितना है? अल्फा. और PCl5 कितना है? ये कैंसल आउट होगा, टोटल कितना आएगा? 1 प्लस अल्फा. सो नंबर ऑफ टोटल मोल्स मिल गया 1 प्लस अल्फा. अब चलते हैं अपने कैलकुलेशन वाले पार्ट में. Kp का वैल्यू है 0.25. सो इसको 1 बाई कितना लिख सकते हैं? 0.25 को 1 बाई 4 कर सकते हैं. ठीक है, 1 बाई 4. PCl3 का वैल्यू था अल्फा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 था अल्फा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 था, सॉरी PCl5 था 1 माइनस अल्फा. ठीक है, इसके अलावा हम लोगों का जो P टोटल था ये 2 के बराबर था और जो N टोटल था 1 प्लस अल्फा निकल गया. चलो इसको भी लिख लिया. अपने कैलकुलेशन में डेल्टा एन भी 1 के बराबर है तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है बहुत ज़्यादा. फिर भी हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं इसको. यहाँ से एक्सप्रेशन कैसा आएगा? 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर आएगा. 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा. यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल के आना चाहिए वैल्यू? ये जो 2 है 1/4, 4 को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं. 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अल्फा स्क्वायर. यहाँ से अपने कैलकुलेशन में अल्फा स्क्वायर दूसरी तरफ गया, 1 इज इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ से अल्फा कितना आएगा? अल्फा इज इक्वल टू 1/3. सवाल पे चलते हैं वापस से. सवाल पूछा क्या है? क्या सवाल नीचे ही है ना? सवाल क्या पूछा है?
Cl2, Cl2 का मोल परसेंटेज पूछा है, तो अगर आपको परसेंटेज बाय मोल कैलकुलेट करना है, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू 100 होना चाहिए। परसेंटेज का जो बेसिक सेंस है, जिसका परसेंटेज निकालना है बाय टोटल इनटू 100। तो Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं टोटल? ऊपर Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए थे? 1 प्लस अल्फा, और इंटू 100 करना है। सो अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 100। अल्फा का वैल्यू कितना है? 1/3। सो अपने कैलकुलेशन में 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 इंटू 100, ये नीचे सॉरी 1/3 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4/3, और ऊपर है 1/3, तो ओवरऑल 3 वाला पार्ट कैंसल आउट होगा, नीचे आ जाएगा ओवरऑल 1/4 इंटू 100। तो इस चीज़ को हम लोग चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं अभी के लिए 4/3, ये कैंसल आउट हो गया, 3 और 3, तो अपने पास वैल्यू बच गया 4 ऊपर 100, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा वैल्यू? 25। तो अपना आंसर हो जाना चाहिए 25%। तो अपने कैलकुलेशन में कहीं भी मोल्स नहीं दे रखा, लेकिन आप वन मान के कैलकुलेशन कर सकते थे। वन माना, वहां से कैलकुलेशन करना शुरू किया, लेकिन ट्राई करना कि जब भी आप मोल्स में वन मानेंगे तो अल्फा के टर्म में बात करेंगे, एक्स के टर्म में बात करना अवॉइड करना शुरू करना है। दोनों चीजें कर सकते हैं, एक्स के टर्म में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अल्फा के टर्म में भी कर सकते हैं। कभी भी मोल्स दे दिया तो एक्स मान लिया करना, कभी भी परसेंटेज डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया तो फिर अल्फा मान के काम करना। कभी भी मोल्स नहीं दिया है, जहाँ पे आप परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वन मान के शुरू करेंगे तो अल्फा के टर्म में क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं। नोट करिए इसको। कितना लिख लिया? किसका बैग है भाई? कैप्टन अमेरिका। मार्कर, पेन, हाइलाइटर, पेंसिल का ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। छाप लिया।
आगे की कैलकुलेशन खुद से करनी इधर। 1 इज इक्वल टू 9 अल्फा स्क्वायर भी छापना ही है। हाँ सर, खोपड़ी नहीं है मेरे पास, छापेंगे नहीं तो सब लिख ही नहीं पाएंगे। आगे बढ़े। ये हम लोग का पहला पार्ट था कैलकुलेशन का, बट एक्चुअल में हम लोग को कौन सा डेरिवेशन, ये तो उधर लिखा हुआ है। चलो ध्यान दो सब लोग इसमें। एक चीज हम लोग मोल कंसेप्ट में पढ़ा करते हैं, पहले उसका डेरिवेशन हम लोग का डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मोल कंसेप्ट में एक फार्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स का मास के टर्म में। क्या था फार्मूला? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। और एक और चीज पढ़े थे हम लोग मोल कंसेप्ट में, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या क्या था लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हाँ क्या क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? रिएक्टेंट का मास और सेम होता है। बैठ पगला लोग सब जबरदस्ती। मान लो रिएक्शन से प्रोडक्ट दे रखा, t इक्वल टू 0 पे इसका 100 केजी लेके चलते हैं, और मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पे इसमें से 10 खत्म हो गया, कितना बच जाएगा? 90। ये कितना बनेगा? मास ऑफ द रिएक्टेंट कहाँ है प्रोडक्ट के बराबर? कहाँ से मास ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बराबर? कितना खत्म हुआ था, कितना बना? जितना खत्म होगा प्रोडक्ट, सॉरी जितना रिएक्टेंट खत्म होगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। तो ये नहीं था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के बराबर आप बोल रहे हैं, जो कि गलत स्टेटमेंट है। जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ये सही स्टेटमेंट है। खैर हम लोग को इस स्टेटमेंट का ही मतलब नहीं है बहुत ज्यादा। ऐसा बोल सकते हैं कि शुरुआत में 100 केजी था, बाद में भी टोटल मास तो 100 केजी ही रहना है, क्योंकि जितना रिएक्टेंट खत्म होता है प्रोडक्ट बन गया, तो टोटल मास हमेशा सेम रहेगा। टोटल मास अगर हमेशा कंजर्व रहना है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का बेसिक रूल है, ये हमेशा कांस्टेंट रहना है। ऐसा बोल सकते हैं इसके हिसाब से, वेट टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स टोटल इनटू मोलर मास। अब इसका क्या मतलब है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है और मोलर मास का मतलब क्या है? अगर आप ढंग से सोचो तो आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हैं। टोटल का मतलब, तो अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन में सीखे थे हम लोग, सारे रिएक्टेंट के मोल्स की बात कर रहे थे, दैट इज टोटल मोल्स। और एक मिक्सचर के केस में वर्क करता है। मिक्सचर के केस में जो मोलर मास होता है, इस चीज को हम लोग एवरेज मोलर मास बोलते हैं। तो टोटल मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स टोटल इनटू एवरेज मोलर मास। ये बेसिक सा फंडा है, ये मालूम होना चाहिए। अब इसमें है क्या कि एक ऑप्शन है, वेट तो हमेशा कांस्टेंट होना है, नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मास चेंज हो सकता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो मोलर मास क्या होना पड़ेगा? क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट होना है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो मोलर मास घटना पड़ेगा। या फिर दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट मान लेते हैं घटेगा, तो मोलर मास वाले पार्ट को बढ़ना पड़ेगा। जो भी मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पार्ट हमेशा कांस्टेंट है, ये बिल्कुल फिक्स चीज है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग टाइम के साथ कुछ डिस्कशन करना शुरू करें, जैसे ये एक जेनरिक डिस्कशन भी है और बहुत स्पेसिफिक डिस्कशन भी है। एक छोटा सा डिस्कशन है, याद है फॉर्मूला सबको? वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मोलर मास बाई, ठीक है। हम लोगों को अगर ये पता है कि, ट्राई करके देखते हैं। मान लो एक रिएक्टेंट है ए एन टाइप का, ये डिसोसिएट करके एन ए बना रहा, मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो जा रहा है। कोई मान लो A2 है, अगर A2 होगा तो यहाँ से ब्रेक करके 2A के फॉर्मेशन में चला गया, तो वैसे ही A3 होगा तो 3A के फॉर्मेशन में चला गया।
अगर यहाँ पे ए एन होगा तो प्रोडक्ट वाले साइड में आराम से एन ए का फॉर्मेशन कराएगा। अगर हम लोग टी इक्वल टू जीरो पे चले, यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं वन के बराबर है, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे चलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में वैल्यू यहाँ पे अल्फा होगा। ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब ये बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा। कोफिशिएंट कितना है इसका, कोफिशिएंट कितना है इसका, एक मोल कितना बना रहा है एन, दो मोल कितना बनाएगा टू एन, 10 मोल कितना बनाएगा 10 × n, सो अल्फा कितना बनाएगा अल्फा इंटू एन। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है क्योंकि वेरिएबल इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है बेसिकली। अब एक और चीज पे चलते हैं, ये ऊपर वाले क्वेश्चन पे। ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग, वेट तो हमेशा कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स किसी एक टाइम पे और मोलर मास उसी टाइम पे विल बी इक्वल टू वेट। या फिर इसी चीज को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसी दूसरे टाइम पे इंटू मोलर मास किसी दूसरे टाइम पे। तो इसको हम लोग चाहे तो इलेबोरेट करके ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इंटू मोलर मास इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इंटू मोलर मास फाइनल। ये जो एक्सप्रेशन है ये हम लोग के लिए काफी वैल्यूएबल है। इसको कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी समझ में आएगा क्वेश्चन में। बट कभी भी कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इंटू मोलर मास इनिशियल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इंटू मोलर मास फाइनल होगा। और वेपर डेंसिटी क्या होता है मोलर मास बाई टू। तो दोनों तरफ टू से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इंटू मोलर मास इनिशियल बाई टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इंटू मोलर मास फाइनल बाई टू। यहाँ से मोलर मास इनिशियल बाई टू मतलब वेपर डेंसिटी इनिशियल हो गया, और मोलर मास फाइनल बाई टू मतलब वेपर डेंसिटी फाइनल हो गया। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इंटू वेपर डेंसिटी इनिशियल को स्मॉल डी बोल देते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इंटू वेपर डेंसिटी फाइनल, ऐसा कुछ लिख करके हम लोग चल लेते हैं। तो अपने एक्सप्रेशन में ये जो वैल्यू है ये आपको याद रखना मस्ट है। नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इंटू मोलर मास इनिशियल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इंटू मोलर मास फाइनल। आगे हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे, ये डेरिवेशन सब लोग किया करता है, कहाँ गया, अरे ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है। सब लोग करते हैं, हम लोग भी करेंगे, लेकिन डेरिवेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा लंबा तरीका है, फॉर्मूला है बट एक्चुअल में लंबा तरीका है। हम लोग हमेशा केवल इसी एक तरीके को याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इंटू मोलर मास इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इंटू मोलर मास फाइनल। दूसरा वही सेम चीज वेपर डेंसिटी के टर्म में भी चलेगा। पॉइंट नोट करो, हेडिंग डाल के छोटा सा, उसी टाइप 3 के अंदर ये हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हेडिंग जैसा ही नहीं है, छोटा सा हेडिंग जैसे मान लो, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी। नोट करते जाओ। वेपर डेंसिटी के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के डेरिवेशंस को याद करने की जरूरत नहीं है अभी, हम बताएंगे उसको ड्राइव करने का तरीका क्या है। चलो।
पटर पटर करते रहती है। क्वेश्चन नोट करो। फॉर द गिवन रिएक्शन, नोट करते जाओ। फॉर द गिवन रिएक्शन 2SO3 gives 2SO2 plus O2। अब तो नहीं बनाएगी ना तुम, तो तुम्हारी किस्मत। क्या का टाइम हो गया? मैं अभी तो 15 मिनट है। 15 मिनट में तो 15 बार छूटेंगे। क्वेश्चन नोट करो। एक बार क्वेश्चन का मतलब समझा रहे हैं उसको ढंग से सीखिएगा, फिर वेपर डेंसिटी के सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। । 35। नोट कर लिया क्वेश्चन? चलो ध्यान दो सब लोग। सबसे पहला चीज, एक बार क्वेश्चन का मतलब समझो, उसके बाद समझना सॉल्व कैसे करना है। फॉर द गिवन रिएक्शन 2SO3 SO2 और O2 का फॉर्मेशन कर रहा है, 2-3 बार देख चुके हैं हम लोग इस चीज को। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ SO3 इफ एट इक्विलिब्रियम द वेपर डेंसिटी इज 35। वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम का तो दे रखा है, बट इनिशियली कुछ मेंशन है क्या? नहीं। अब इसमें सवाल ये है कि इनिशियली कुछ में मेंशन नहीं है। इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे हम लोग 2SO3 गिव्स 2SO2 प्लस O2, टी इक्वल टू 0 पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि केवल SO3 एग्जिस्ट कर रहा है, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो टी इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं 1 के बराबर है, 1 मोल है। टी इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वही लास्ट बेंच, अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि इस बार अभी मिक्सचर में केवल एक ही कंपोनेंट है, वो मिक्सचर है ही नहीं। अगर मिक्सचर नहीं है, इसका मतलब इसमें मिक्सचर का मोलर मास वर्ड यूज ना करके SO3 का मोलर मास वर्ड यूज करेंगे हम लोग। SO3 का मोलर मास कितना हो जाएगा? SO3 का मोलर मास 80। SO3 का मोलर मास अगर 80 है, तो वेपर डेंसिटी कितना होगा SO3 का? मोलर मास बाई 2 मतलब 40। तो इनिशियली अपने पास कोई मिक्सचर नहीं था, प्योर कंपोनेंट दे रखा था रिएक्टेंट, इसीलिए वेपर डेंसिटी भी अपना उसी प्योर कंपोनेंट का हो गया। लेकिन फाइनली वेपर डेंसिटी कितना है? 35। तो यहाँ एक काम करते हैं, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे चलते हैं। भाई ध्यान दे दो। यहाँ से 1 मोल था, 1 मोल में अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अगर यहाँ कोफिशिएंट 2 है, तो नॉर्मली हम लोग यहाँ 2x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2x मानने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा अल्फा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ये बोल रहे थे कि 1 मोल में जो खत्म होता है उसको अल्फा बोलते हैं। 1 मोल में कितना खत्म होगा? अल्फा ही खत्म होगा हमेशा। इसको लिखने को एक तरीके से याद करना है आपको। अभी तो बहुत बेसिक एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको याद रखना है कि 1 मोल में हमेशा कितना खत्म होगा? अल्फा। कितना बच जाएगा? 1 - अल्फा। इसको रटना है। इसलिए रटना है क्योंकि इस टॉपिक में आयनिक इक्विलिब्रियम में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में, चारों जगह पे सेम चीज आएगा, बार बार आएगा। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए 1 मोल में हमेशा अल्फा खत्म होगा। अब ये बताओ कि SO2 कितना बनेगा? यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 2। यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 2 मोल खत्म होने पे कितना बनेगा? 2। मतलब जितना ये खत्म होगा उतना ही बनेगा। तो अगर अल्फा खत्म होगा तो कितना बनेगा? अल्फा। यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 2 मोल खत्म होगा तो 1 मोल बनाएगा, तो एक खत्म होने पे कितना बनाएगा? ये 2 को उठा के नीचे ले गए, कितना हो गया?
1/2। तो अल्फा खत्म होने पे कितना बनाएगा? अल्फा/2। तो यहाँ पे अल्फा/2 निकल के आएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले कैलकुलेशन वाले पार्ट में। इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? इनिशियली कुछ नहीं था। कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 1। तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर पुट कर लिया। फाइनली नंबर ऑफ मोल्स कितना है? तो फाइनली SO3 भी है, SO2 भी है और O2 भी है। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा/2। तीसरा पार्ट चलते हैं। इनिशियल वेपर डेंसिटी कितना था? तो वेपर डेंसिटी अगर इनिशियल की बात करें, अभी जस्ट ऊपर कैलकुलेशन किया था कि इनिशियली केवल SO3 था, तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा? 40 के बराबर, सॉरी 40 के बराबर। और वेपर डेंसिटी फाइनल कितना है दे रखा क्वेश्चन में? 35। और हम लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, हम लोग को बस एक ही क्वेश्चन याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इनटू मोलर मास इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इनटू मोलर मास फाइनल। अच्छा, मोलर मास पता है तो वेपर डेंसिटी भी यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे बाई 2 कर लिया, लिखा भी नहीं, बस बाई 2 कर लिया। तो यहाँ से वेपर डेंसिटी इनिशियल, वेपर डेंसिटी फाइनल निकल के आया। नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कितना था? 1, पुट कर लिया। वेपर डेंसिटी इनिशियल कितना है? 40। नंबर ऑफ मोल्स फाइनल कितना है? 1 प्लस अल्फा/2। और वेपर डेंसिटी फाइनल कितना है? 35। ये कैंसल आउट होगा, 5 से कैंसल आउट होता दिख रहा है, तो 8/7। यहाँ से अल्फा कितना निकल के आना चाहिए? 8/7 कर लेते हैं। 1 प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू 8/7। चलो लिखते चलते हैं। 1 प्लस अल्फा/2 इज इक्वल टू 8/7। यहाँ से अगर अल्फा/2 निकालेंगे तो 8/7 माइनस 1, 8 - 7/7, यहाँ से 1/7 आएगा। यहाँ से अगर अल्फा निकालेंगे तो कितना आएगा? 2/7 के बराबर। ये हम लोग के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पार्ट है, बट सवाल क्या पूछा है? अल्फा ही पूछा है। कितना हो जाना चाहिए अल्फा? 2/7। देख लेते हैं एक बार आंसर। अल्फा 2/7 है। तो अगर आपको एक्सप्रेशन ध्यान है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को लिखने का, तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इनटू मोलर मास इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल इनटू मोलर मास फाइनल। केवल इसी बेसिक क्वेश्चन पे सारा पार्ट सॉल्व होगा, बट लैंग्वेज में हिडन होगा कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना है। वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा कि इनिशियली क्या होगा रिएक्शन में, रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट इनिशियली होगा उसी का मोलर मास इनिशियली लेके चलेंगे हम लोग। नोट कर लीजिए। दो सब जगह से नाम कटवा दे। बीपीएस तो बहुत बढ़िया से स्कूल है।
है ना? तुमको तो पता ही होगा। ये क्वेश्चन आपको तो ट्राई नहीं करना है, ये भी आपको ट्राई नहीं करना है। ये क्वेश्चन ट्राई करने लायक है। चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, PCl3 PCl5 वाला। नीचे वाले पार्ट को मत पढ़ना, इसमें एक छोटा सा टर्म होगा जो हम लिखवा देते हैं, बस इतना मालूम होना चाहिए आपको। परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू 100 इंटू अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर आपको पता है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन निकल के आएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करके देखना है होमवर्क में सबको। हाँ ठीक है, और टाइम भी नहीं है। नोट कर लो इसको, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा और एक छोटा सा डेरिवेशन, उसके बाद लीच एटलियस प्रिंसिपल शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन नहीं करेंगे, पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। लीच एटलियस प्रिंसिपल आसान टॉपिक है, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन का टाइम होगा तो डिस्कशन करेंगे।